संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी लोकसभा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि सदन गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है, नियम से सभी को बोलने का हक है। सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध गहरा गया है। कार्यवाही के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें ये कहते हुए अनुमति नहीं दी कि किसी भी विषय के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार बजट और यूएस ट्रेड डील के मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है। Is that we'll be allowed to say tomorrow we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen, but now let us see what the government says. My personal please my personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget, because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. अब आपको बता दें, इससे पहले विपक्षी नेताओं की संसद में बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता अमित पांडे। अमित, बताइए, आखिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या है पूरी खबर? कांग्रेस ने अब तैयारी की है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। पूरी प्रक्रिया ये होती है कि करीब 50 सांसदों के दस्तखत एक नोटिस पर होने चाहिए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को यह सूचित किया जाता है और करीब 15 से 20 दिन पहले यह सूचित करना होता है। और उसके बाद अगर स्पीकर ऑफिस से परमिशन मिलती है, फिर उसके बाद जो प्रस्ताव है यह लाया जाएगा और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। इससे पहले भी कई बार भारत के संसदीय इतिहास में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इसी फहरिस्त में यह भी एक कड़ी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संसद का जो सत्र है, जिसमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी, बिना चर्चा हुए यह पारित हो गया था लोकसभा में, और यहाँ तक कि पीएम तक नहीं बोले थे, राज्यसभा में वो बोले थे। अब उसके बाद बजट में भी यही हाल देखने को मिलेगा। कांग्रेस अड़ी हुई है अपने रुख पर कि स्पीकर अपना रवैया कम से कम सभी दलों के प्रति एक समान करें। और जहाँ तक नंबर गेम का सवाल है, नंबर गेम में पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष है वह कंफर्टेबल दिख रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस के रणनीतिकार ये संदेश देना चाहते हैं कि वह स्पीकर के रवैये से बिल्कुल असंतुष्ट हैं और इसलिए वह इस प्रस्ताव को ला रहे हैं। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने छात्रों को सफलता के गुरु मंत्र दिए। पीएम मोदी ने छात्रों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर जागरूक और संतुलित सोच अपनाने की अपील की है। क्या हम एआई को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे।
मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपके लिए काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा, नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना है, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति अलर्ट करने का मैकेनिज्म बनाए। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, क्या कहा है कोर्ट ने, आखिर इस डिजिटल अरेस्ट के निर्देश क्या दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो बढ़ते मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 4 सालों के अंदर 52,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए, तो ये किसी भी राज्य के बजट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बैंक्स हैं वो लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं, बैंकों को समझना चाहिए कि वो सिर्फ लोगों के रुपए के ट्रस्टी हैं और उन्हें पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि अगर कोई भी डिजिटल अरेस्ट हुआ है तो उसको अलर्ट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरबीआई पहले ही 2 जनवरी को एक एसओपी जारी कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिए कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इसके रूल्स जो है उनको नोटिफाई किया जाए और पूरे देश के अंदर इसको अगले 4 हफ्ते के अंदर इसको लागू किया जाए ताकि लोग डिजिटल अरेस्ट के मामलों से उनका बचाव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके काम करे जाने की जरूरत है जिसमें कि सारी एजेंसियां मिल करके काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश ये पारित किए। जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक पूरी तरह डील लागू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में पूरी दुनिया से निवेश आएगा। ये सारा डील इंटरिम डील लागू कब से होगा? जहाँ तक 18% रेसिप्रोकल टैरिफ है वो तो लगभग अगले हफ्ते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाना चाहिए। महीने 1.5 महीने में हम इसको लीगल एग्रीमेंट के रूप में बना के मिडिल ऑफ मार्च या 20 तारीख मार्च के आसपास इसको हमें पूरी तरीके से लागू। इस ट्रेड डील का एक सबसे पहला पार्ट जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है कि अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ घटाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 18% किया है या फिर 0% हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को देख रहे हैं? स्मार्टफोन्स तो आज भी 0 ड्यूटी पे है। जेम और डायमंड्स इस करार के बाद 0 ड्यूटी पे आ जाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाकी जो है वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स साधारणतः भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, वो और उसके इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंतर्गत उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निर्णय नहीं आया है, पर मैं आश्वस्त किया गया है कि उसको भी 0 ड्यूटी कर दिया जाएगा। तो 3 प्रमुख वस्तु 0 ड्यूटी पे रहेंगे और स्मार्टफोन्स तो 0 ड्यूटी पे है ही। मेरे हिसाब से टेक्सटाइल क्षेत्र, अपैरल्स, होम डेकोर, जो पूरा एक बड़ा भारत का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो वगैरह के, ऐसे कई और वस्तु हैं जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, और 18 तो
हर एक चीज पे 18 या 18 से नीचे ही होगा, उससे ज्यादा तो कोई नहीं हो। और ये सबसे अच्छा रेट है हमारे जो स्पर्धा में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस सब में, इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम रेट हमारा है। अब आपको बता दें, अमेरिका में भारत के हीरे और जेवर की डिमांड पहले से है। अब टैरिफ कम होने से इस सेक्टर में फिर से चमक लौटेगी। अमेरिका में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट आगे कितना बढ़ेगा, बता रहे संवाददाता केतन जोशी। पूरी दुनिया में सालाना सबसे अधिक जेम्स एंड ज्वेलरी के खरीदार के रूप में आज भी अमेरिका का ही नाम है। अमेरिका में सालाना $30 बिलियन के हीरे जेवर की डिमांड का 30% हिस्सा भारत से जाता था, लेकिन अमेरिका के 50% टैरिफ के चलते हमारा एक्सपोर्ट 50% तक गिर गया था। अब 18% टैरिफ से भारत से एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। अभी हम कनाडा के लिए तो कर ही रहे, 6-8 महीने से कनाडा में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है और वहाँ हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी यूएस में टैरिफ कम होने से वो भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम आगे जाके यूएस में भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ भी हमारे रिलेटिव्स अभी बोल रहे हैं कि हमें भी एक एक्सपोर्ट करो और हमें भी स्टार्ट करो, तो हम इन फ्यूचर के लिए वहाँ के लिए भी सोच सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत से डायमंड 60% और ज्वेलरी निर्यात 30% गिर गया था। अब पुराने एक्सपोर्ट को जल्द ही हासिल करके निर्यात में हम 25% इजाफा भी कर सकते हैं। जो हिसाब से डील हुई है वो हिसाब से देखा जाए तो जेम ज्वेलरी सेक्टर को 20 से 25% इंक्रीज होना ये जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज को इंडिया पे एक्सपेक्टेड है कि हमें इंडिया से ज्वेलरी आए, तो हिसाब से इंडिया को तो काफी अच्छा बेनिफिट होना चाहिए। मंदी के कारण बंद पड़े हीरों के कारखाने फिर से शुरू हो सकते हैं। हीरा और जेवर फिर से अपनी खोई हुई चमक पा सकते हैं। टैरिफ से पहले अमेरिका की बाजार में भारतीय ज्वेलरी का रुतबा था। अब जब सारी स्थिति सानुकूल हो गई है, तब मेड इन इंडिया पर फोकस किया जाएगा, तो अमेरिका में हमारी स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज।